ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी क्लास को। ठीक है, जो कि प्रोमेथियस के ऊपर है। आज हम लोग बात करेंगे, पूरा प्रोमेथियस का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे हमारी फर्स्ट क्लास में। एंड देन आगे की क्लासेस के अंदर हम लोग पूरे प्रोमेथियस के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं, जितने भी टॉपिक्स कवर होते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे विद प्रैक्टिकल। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो लेट मी राइट हियर। बात क्या करने वाले हैं आज? हम लोग करने वाले हैं प्रोमेथियस का इंट्रोडक्शन। सो प्रोमेथियस के ऊपर डायरेक्ट जंप करने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं टू अंडरस्टैंड प्रोमेथियस, कि प्रोमेथियस मार्केट में आया कैसे और आने के पीछे का रीजन क्या था। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक एप्लीकेशन है। ठीक है, लेट्स टेक दिस इज माई एन एप्लीकेशन, जो कि एक फूड डिलीवरी एप्लीकेशन। ठीक है, ये एक तरीके से फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है। कुछ भी नाम रख लो इसका, सच एस मान लो मैंने एक नाम रख लिया, एनीथिंग। सपोज दिस इज माई एप्लीकेशन xyz.com। ओके, ये एक फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है। जैसे अगर अभी मैं बात करूं, हमारे मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी फूड डिलीवरी एप्लीकेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, सच एज स्विगी, जोमेटो, बिग बास्केट, ब्लिंकिट, जेप्टो एंड मेनी मोर, है ना। सो ऐसे हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशन ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में। ये मैंने अपनी एक एप्लीकेशन बनाई है जिसका नेम है xyz.com, जो कि एक खुद एक फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है जो फूड प्रोवाइड कराती है कस्टमर तक। अब यूजुअली एक एप्लीकेशन के बाय डिफॉल्ट 3 टीयर्स होते हैं, है ना। हम सभी को पता है बाय डिफॉल्ट एक एप्लीकेशन के 3 टीयर्स होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड, और एक होता है आपका डेटाबेस। यहाँ मैं राइट कर लेती हूँ। फ्रंट एंड, बैक एंड, एंड अनदर वन इज डेटाबेस। तो ये 3 टीयर्स बाय डिफॉल्ट हमें एक एप्लीकेशन के पता है होते ही होते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। नाउ सपोज करते हैं, मान लो ये मेरे ना कुछ इंजीनियर्स बैठे हैं। दीज आर माई इंजीनियर्स। ये मेरे इंजीनियर्स हैं जो मैंने रखे हुए हैं मेरी एप्लीकेशन के लिए, कि भाई ये इंजीनियर्स क्या करेंगे, ये इंजीनियर्स मिलके मेरी एप्लीकेशन की क्या करेंगे, मॉनिटरिंग। ठीक है, मैंने 4 इंजीनियर्स रखे हुए हैं मेरी एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग के लिए। सो ये चारों के चारों इंजीनियर्स क्या करेंगे, मेरी एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग करेंगे। अब मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? देखो, फ्रंट एंड के टाइम पे इनकी मॉनिटरिंग क्या रहेगी, कि जो हमारा जो होम पेज होता है ना, जो हमारा मेन जो होम पेज ओपन होता है, जब भी हम लोग उसी किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने होम पेज लोड होता है ना। तो मैं ये चाहूंगी कि भाई मेरा जो होम पेज है, क्या वो लोड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, क्या वो एक्टिव है या नहीं है ना। सो ये मेरे इंजीनियर्स है, फ्रंट एंड की जो मॉनिटरिंग करेगा इंजीनियर, उसका काम क्या रहेगा, वो ये देखेगा कि भाई हमारा जो होम पेज है हमारी एप्लीकेशन का, क्या वो अप है या नहीं है। हमारे मतलब हमारा लोड, हमारा जो ट्रैफिक हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आ रहा है, क्या वो उतना ट्रैफिक, उतना लोड लेने के लिए कैपेबल है या नहीं है। मान लो हमारी ये जो एप्लीकेशन है xyz.com, स्टार्टिंग में तो भाई अच्छा खासा मान लो 100 यूजर्स का लोड ले ली। अब मान लो धीरे धीरे कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हमारा जो लोड है, जो ट्रैफिक है, वो बढ़ रहा है। मान लो एक दिन में 1000 यूजर्स आ रहे हैं, क्या वो इतने यूजर्स को एक्सेप्ट कर सकती है, क्या वो इतने लोड को ले सकती है। सो हमारी फ्रंट एंड मॉनिटरिंग में यूजुअली हम लोग कुछ फ्यू मॉनिटरिंग देखते हैं हमारे इंजीनियर्स। जैसे कि पहला क्या रहता है, कि भाई होम पेज अवेलेबल है या नहीं है, हमारा जो एप्लीकेशन है। सो भाई होम पेज अवेलेबल है या नहीं है, आपके यूजर्स आपकी एप्लीकेशन पे जो आ रहे हैं, क्या आपकी एप्लीकेशन उतना लोड लेने के लिए अवेलेबल है, या कैपेसिटी है उसकी या नहीं है ना। और ऐसा तो नहीं कि मान लो हमारे जो यूजर्स हमारी एप्लीकेशन पे आ रहे हैं, क्या उनको कोई एरर तो नहीं मिल रहा।
लाइक 503 एरर, है ना, आपका 404 एरर या समथिंग, कोई एरर तो नहीं मिल रहा। अगर ऐसे एरर मिल रहे हैं या फिर कुछ हमें ऐसे हमारे यूजर्स को एरर रिस्पॉन्स मिल रहे हैं या फिर वो उन लोगों के आगे हमारा होम पेज अवेलेबल नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो इस टाइप की मॉनिटरिंग, जितनी भी फ्रंट एंड लेवल की मॉनिटरिंग होगी, वो आपके जो इंजीनियर्स होंगे वो सब क्या करेंगे, ये सारी मॉनिटरिंग करेंगे मैनुअल। मतलब फ्रंट एंड की मॉनिटरिंग इन्होंने मैनुअल करी, ये देखते रहेंगे कि भाई एप्लीकेशन अप है, यूजर्स कितने आ रहे हैं, एवरीथिंग इन फ्रंट एंड। उसी तरीके से जो इंजीनियर बैकएंड की मॉनिटरिंग करेगा उसका काम थोड़ा डिफरेंट होगा, पर वो भी जो मॉनिटरिंग करेगा वो भी करेगा मैनुअल लेवल। और पहले जब हमारे पास कोई मॉनिटरिंग टूल्स अवेलेबल नहीं थे तो हम लोग मैन्युअली ही मॉनिटरिंग करते थे। तो फ्रंट एंड तो हमें समझ आ गया, चलो अगर फ्रंट एंड की मॉनिटरिंग करेंगे तो कैसे करेंगे। अगर वही बात आ जाए मान लो बैकएंड की, तो अगर इंजीनियर बैकएंड में बैठा तो वो क्या करेगा कि भाई आपका जो बैकएंड टीयर है उसके ऊपर जो डेटा आता है, जो ट्रैफिक आता है ना, वो ट्रैफिक फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो आज अगर मैं कोई एप्लीकेशन पे जाती हूँ, मेरे एप्लीकेशन के सामने, मेरे सामने एक एप्लीकेशन का होम पेज अवेलेबल होगा। मान लो मैंने क्या बोला कि मुझे कुछ चीज को सर्च करना है, ठीक है, उसके सर्च बार में मुझे कोई पर्टिकुलर स्टफ को, कोई पर्टिकुलर रिसोर्स को सर्च करना है अपने यूज के लिए। सो मान लो मैंने वहां पे जाके सर्च किया लैपटॉप, तो वो मेरे सामने लैपटॉप रिलेटेड प्रोडक्ट्स को शो कर देगा, मेरे सामने वैसा पेज अवेलेबल हो जाएगा। सो इन द बैकएंड टीयर आपका यही तो काम होता है, आपको ये दिखाया जाता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर कस्टमर आता है आपकी एप्लीकेशन पे, अगर कस्टमर मेन्यू पे जाता है, क्या वो जो मेन्यू है उस मेन्यू में जितनी भी पूरी की पूरी लिस्ट है आइटम्स की, क्या उसके सामने वो करेक्टली फैच हो पा रही है, नहीं हो पा रही, क्या वो उसके सामने करेक्टली लोड हो पा रही है, नहीं हो पा रही। तो ये चीज बैकएंड टीयर में देखी जाएगी इसकी मॉनिटरिंग में। देन ये देखा जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल एज अ यूजर मान लो मेरे को कोई चीज पसंद आई। अब मान लेते हैं ये फ्रंट एंड पेज था, ठीक है, मान लो इस पे जब मैं गई तो मुझे एक चीज पसंद आई थी, मैंने देखा यार बड़ा अच्छा होम पेज है, बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं, ठीक है, ऑफर्स चल रहे हैं। मैंने कहा क्यों ना यहाँ पे बैकएंड ईयर पे सर्च किया जाए बिरयानी, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे सर्च किया, मेरे सामने पूरा का पूरा वो आ जाएंगे प्रोडक्ट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बिरयानी आ जाएगी। या मान लो अगर मैं सर्च भी नहीं करती, मैं सीधा मेन्यू पे गई, तो मेरे सामने पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी क्या क्या फूड आइटम्स अवेलेबल है ना। अब मान लो मुझे उनमें से सर्च आ गई बिरयानी, मैंने इसको क्या कर दिया, ऐड टू कार्ट। अब ये जो ऐड टू कार्ट होता है, परचेज ना होता है, चेकआउट होता है, ये सारे जो पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं ऐड टू कार्ट के बाद के, क्या ये पर्टिकुलर फंक्शंस वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे परफेक्टली, ये चीज बैकएंड ईयर में देखी जाएगी। क्योंकि मान लो अगर आपका यूजर आता है, उसको कोई चीज पसंद आती है लेकिन आपका ऐड टू कार्ट में हो ही नहीं रहा, है ना, हो सकता है आपका जो आइटम है उसके ऐड टू कार्ट में नहीं जा रहा, उसकी बास्केट में नहीं जा रहा, हो सकता है प्लेस ऑर्डर नहीं हो पा रहा, एक लोकेशन पे नहीं हो पा रहा, तो ये सारी चीजों की मॉनिटरिंग भी की जाएगी कि इससे ऐसा ना हो कि हमारे कस्टमर्स हमसे डिस्कनेक्ट हो जाए, है ना। सो फ्रंट एंड टीयर हमें पता चल गया, बैक एंड टीयर पता चल गया कि भाई बैक एंड टीयर में इस टाइप की मॉनिटरिंग की जाएगी। देखे जाएंगे कि ऐसा तो नहीं कोई ऑर्डर आपका क्रैश कर रहा है, ऐसा तो नहीं कोई ऑर्डर बेसिकली प्रोसेस नहीं हो पा रहा, है ना। सो ये बैक एंड टीयर में देखा जाएगा। बात आती है डेटाबेस टीयर की। अब डेटाबेस टीयर की मॉनिटरिंग कैसे की जाती है। अब क्या होता है, जब आपका जो कस्टमर होता है अपना डेटा डालता है ना बैकएंड ईयर में, जब ऐड टू कार्ट करता है, तो डेटाबेस उस डेटा को फेच कर लेता है अपने पास और उसको डेटाबेस में सेव कर लेता है, ताकि जब भी आप अगर उसी एप्लीकेशन में नेक्स्ट टाइम लॉग इन करो, ऑटोमेटिकली वो फेच करके आपका डेटा प्रोवाइड कर दे आपको, लास्ट रिसेंट ऑर्डर भी दिखा दे, लास्ट ऑर्डर भी दिखा दे, एवरीथिंग आपको दिखा दे। तो डेटाबेस टीयर क्या करता है, आपके हमारे कस्टमर और हमारे कस्टमर के ऑर्डर्स को, उसके डेटा को फेच करता है और उसको स्टोर करके रख लेता है अपने पास। सेकंड, डेटाबेस टीयर क्या करता है, ऐसा तो नहीं, कभी कभी क्या होता है जब आप वो डेटाबेस को ना, डेटाबेस के अंदर जब डेटा को स्टोर करता है तो कभी कभी डेटा सेव नहीं हो पाता एट द करेक्ट करंट मोमेंट ऑफ टाइम। तो ऐसे टाइम में देखा जाता है कि भाई इशू क्या आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है जिससे डेटा हमारा सेव नहीं हो पा रहा है ना। ये भी देखा जाएगा कि भाई क्या डेटाबेस परफेक्टली रिस्पॉन्स कर रहा है, नहीं कर रहा, उसकी स्पीड क्या है जिस टाइम पे वो रिस्पॉन्स कर रहा है।
एवरीथिंग यहाँ पर देखा जाएगा। ये तो मैंने आपको टीयर्स की मॉनिटरिंग बताई है। इसके अलावा आपके नेटवर्क रिलेटेड मॉनिटरिंग की जाती है, आपके लोड और परफॉर्मेंस रिलेटेड मॉनिटरिंग की जाती है, आपकी सर्विसेज रिलेटेड मॉनिटरिंग की जाती है, आपके हार्डवेयर लेवल पे मॉनिटरिंग की जाएगी, फुल हार्डवेयर की। मतलब ईच एंड एवरीथिंग की मॉनिटरिंग होती है। यहाँ पे तो अभी हम लोगों ने एप्लीकेशन के 3 टीयर्स की मॉनिटरिंग की, जिसमें हमारे इंजीनियर्स बैठे हैं और ये सारे के सारे मैनुअल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मतलब ये लोग मैन्युअली ही आपके फ्रंट एंड टीयर को देखेंगे, बैक एंड टीयर को देखेंगे और डेटाबेस टीयर को देखेंगे, है ना। भाई हर एक चीज को इनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स टाइम क्या है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट कितनी है ना, कितने टाइम में आ रही है, कौन सी फेल हो रही है, कौन सी ब्लॉक हो रही है, देखा जाएगा। भाई सीपीयू यूसेज कितना हो रहा है, मेमोरी यूसेज कितना हो रहा है, ऐसा तो नहीं सीपीयू मेमोरी हाई जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हमारा सर्वर कभी भी डाउन हो जाएगा तो हमारे कस्टमर्स हमारी एप्लीकेशन से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उन लोग को डाउन टाइम फेस करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में भी इस चीज़ों को भी मॉनिटर किया जाता है। रिक्वेस्ट देखी जाएगी पर सेकंड में, हमारी कस्टमर्स की रिक्वेस्ट कैसी आ रही है, क्योंकि यूजुअली अब जैसे हम लोग जानते हैं, फॉर एग्जांपल लंच। लंच एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें सभी लोग लंच तो करते ही है, कभी कभी कोई लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं बट लंच कोई स्किप नहीं करता। अब लंच जब कोई स्किप नहीं करता ना, तो लंच टाइम पे ज्यादा रश आता है आपकी एप्लीकेशंस पे, फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस पे। तो ऐसे केस में देखा जाता है कि भाई जो कस्टमर आ रहा है उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, कितने उसकी जो रिक्वेस्ट आई है हमारी एप्लीकेशन कितने सेकंड्स में आई है, कितना टाइम दिया। रश में ऐसा तो नहीं हमारे जब एप्लीकेशन पे ज्यादा लोड आया तो एप्लीकेशन एकदम से डाउन पड़ गई। तो ये सारी चीजें देखी जाए। अब यहाँ पर हमें क्या समझ आया कि भाई जितनी भी मॉनिटरिंग हो रही है, जितनी भी चेकिंग की जा रही है, वो एक तरीके से कैसे की जा रही है, वो चेक की जा रही है कि भाई मैन्युअली। मैन्युअली यानी हमारे इंजीनियर्स को मैन्युअली एक एक चीज को देखना पड़ेगा, मैन्युअली उसके लॉग्स को देखना पड़ेगा, डैशबोर्ड्स को देखना पड़ेगा, सर्विसेज को देखना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा ऐसा तो नहीं कोई इश्यूज हो हमारी एप्लीकेशन के अंदर, है ना। हमारे कस्टमर्स जो इश्यूज फेस कर रहे हैं, कस्टमर्स के फीडबैक को, कंप्लेंट्स को, ये भी देखना पड़ेगा। उसी वे में अपनी एप्लीकेशंस पे काम करना पड़ेगा। इवन यहाँ पर हम लोग ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा हमारा ऐसे हमारे लिए कुछ अलर्ट सिस्टम नहीं लगा रखा, कुछ ऐसा हमारे पास सिग्नल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपका सीपीयू या फिर मेमोरी यूसेज बहुत हाई चला गया, आपकी एप्लीकेशन डाउन होने वाली है, तो ऐसे केस में आपके पास कोई ऐसा सिग्नल नहीं आएगा जो आपको बताए कि भाई आपकी एप्लीकेशन डाउन होने वाली है, यू शुड डू सम एक्शन ऑन योर एप्लीकेशन। तो ऐसे केस में आपके इंजीनियर्स को ही 24/7 आपके एप्लीकेशन के सामने बैठे रहना पड़ेगा एंड देखिए देखते रहना पड़ेगा कि भाई एप्लीकेशन में क्या इशू आ रहे हैं, कोई सर्विस तो नहीं फेल हो रही, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। अब इन सभी चीजों के लिए क्या क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हमें पता चल रहा है भाई हमारे को ज्यादा मैन पावर की नीड है ना। हमें ज्यादा मैन पावर चाहिए, ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, मतलब 24/7 हमारे इंजीनियर्स इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की चेकिंग करते रहे, मॉनिटरिंग करते रहे 24/7, है ना। पूरी की पूरी एप्लीकेशन की, इस पूरी एप्लीकेशन की 24/7 मॉनिटरिंग करते रहे। ठीक है। रिसोर्सेज ज्यादा नीड पड़ेगी, है ना। हमारी मैन पावर ज्यादा लग गई, टाइम कंज्यूम हो गया, है ना। कॉस्टिंग ज्यादा लगेगी, है ना। उसके साथ साथ आपकी कोई आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा हाई डिपेंडेंसी नहीं मिल रही, हाई अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही। इवन आप देखो जाए तो कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं हो रहा एनालिसिस जिसके थ्रू आप चेक कर सको मॉनिटरिंग, लाइक कि भाई किस तरीके से हमारा रिसेंट वर्क चल रहा है, या फिर पुराना पास्ट को देखकर फ्यूचर से आप कुछ मेजरमेंट कर सको। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो आपकी पहले रिक्वेस्ट आई थी, अब देखो मान लो आपकी एप्लीकेशन पे 5 मिनट्स पहले रिक्वेस्ट आई थी, या फिर रिक्वेस्ट को छोड़ो, सीपी यूसेज देखो। फॉर एग्जाम्पल आपकी एप्लीकेशन पे सीपी यूसेज 5 मिनट पहले कितना था, 50%। ठीक है। थोड़ी देर पे कितना हो गया, आफ्टर 5 मिनट हो गया 60%। आफ्टर 5 मिनट कितना हो गया, 70%।
मतलब अगर इस वे में हम देखें तो कितने भी मतलब विद इन फ्यू सेकेंड्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं विद इन फ्यू मिनट्स, हमारी जो एप्लीकेशन पे जो जितना हम लोगों ने सीपीयू प्रोवाइड कर रखा है 100%, वो कुछ ही मिनट्स के अंदर फुल हो जाएगा और हमारी एप्लीकेशन डाउन जा सकती है। अब इसकी अलर्टिंग कौन देगा, इसके बारे में मुझे अलर्ट कौन प्रोवाइड करेगा? ये सारी चीजें आपको मैनुअल ही करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं मिलता आपके कस्टमर्स को। जैसे वो लोग आ रहे हैं आपकी एप्लीकेशन पर, वो आएंगे। अगर कोई कस्टमर डाउन टाइम फेस कर रहा है, कोई एरर फेस कर रहा है, इन सभी चीजों की मॉनिटरिंग करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके इंजीनियर्स की है। अब इंजीनियर्स मॉनिटर करे, टाइम टू टाइम अपनी एप्लीकेशन पे एक्शन ले और उसको रिजॉल्व करे। ठीक है। और एक हिस्टोरिकल डेटा बनाने के लिए वो लोग क्या कर सकते हैं, विद इन लाइक 5 5 मिनट्स का डेटा अपने पास अपने डेटा रिकॉर्ड में रखे से, उससे ये लोग अज्यूम कर सकते हैं कि इन फ्यूचर हमारी एप्लीकेशन पे ज्यादा लोड आएगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। अगर ज्यादा सीपीयू यूसेज हो रहा है तो एंड में एप्लीकेशन को डाउन जाने के कितने चांसेस है, ईच एंड एवरीथिंग दे हैव टू फोकस ऑन। ठीक है। सो यहाँ तक हमें क्या समझ आया कि एप्लीकेशन हमारी रनिंग है एंड एवरीथिंग वी हैव टू डू द मॉनिटरिंग मैन्युअली। यहाँ पे कोई हमारे पास मॉनिटरिंग टूल नहीं है ना। लेकिन यही ट्रेडिशनल वे को देखते हुए मार्केट में आया था आपके पास बहुत सारे मॉनिटरिंग टूल्स। जैसे कि हमारे पास आया था नागियोस, जेबिक्स। ठीक है। और भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे मॉनिटरिंग टूल्स हैं। नागियोस हो गया आपका, जेबिक्स हो गया। ठीक है, ये दो तो आपके ऐसे टूल्स हैं जो मोस्टली हर एक पर्सन जानते हैं इनके बारे में। आई थिंक आप लोग भी जानते होंगे, है ना, कि नागियोस क्या है, जेबिक्स क्या है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे मॉनिटरिंग टूल हमारे मार्केट में अवेलेबल थे और आज भी हैं, है ना। ये कुछ फ्यू टूल्स हमारे क्या हुए थे जब जो पहले पहले स्टार्टिंग में हमारे पास आए, बहुत स्टार्टिंग में, लाइक हम लोग इनका यूज करते, हम लोग इनसे मॉनिटरिंग कराते। लाइक एवरीथिंग जो भी मॉनिटरिंग हो रही है वो ऑटोमेशन पे चल रही है ना। एवरीथिंग थोड़ी इजी हो जाती है, मैन पावर थोड़ी कम हो गई, टाइम थोड़ा कम यूज होने लगा, है ना, सॉरी कंज्यूम होने लगा। एंड देन जब ऑटोमेशन पे चीजें चली जाती है तो थोड़ा एक रिलैक्समेंट मिलता है हम चीजों से। सो हमारे इंजीनियर्स को रिलैक्स मिला कि भाई उन्हें 24/7 कंप्यूटर के सामने बैठ के मॉनिटरिंग नहीं करनी थी, बिकॉज वी हैव मॉनिटरिंग टूल्स ना। सेम इसी तरीके से हमारे पास एक मॉनिटरिंग टूल मार्केट में आता है विच इज नॉन एज प्रोमेथियस। दिस टूल, ठीक है, प्रोमेथियस नाम का एक मॉनिटरिंग टूल हमारे मार्केट में आया था। अब इस प्रोमेथियस ने एज अ मॉनिटरिंग टूल इसने क्या प्रोवाइड किया, इसने भी हमें सिमिलर फंक्शंस प्रोवाइड किए, लाइक ऑटोमेशन मॉनिटरिंग थी। एवरीथिंग मॉनिटरिंग जितनी भी हो रही थी वो सारी ऑटोमेशन लेवल पे हो रही थी। इसने अपनी बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड किए, अलर्टिंग का, मॉनिटरिंग का, देन आपका सर्विस डिस्कवरी। ठीक है, आपका एरर ट्रैकिंग। ठीक है, आपको कोई मैनुअल चेकिंग नहीं करनी पड़ती, फिर मैन पावर की कम नीड पड़ेगी, लेटेंसी डिटेक्शन हो जाता है, आपका विजुअल डैशबोर्ड दिखते हैं आपको। तो हर एक चीज प्रोमेथियस आपको प्रोवाइड करने लगा। मतलब प्रोमेथियस ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें देने शुरू किए, जिनमें से सबसे पहला जैसे मैंने बताया ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग। मतलब जितनी भी मॉनिटरिंग हो रही है वो ऑटोमेशन लेवल पे आप, अब आपको इतनी मैन पावर की नीड नहीं। सेकंड, सर्विस डिस्कवरी। सर्विस डिस्कवरी एज इन लाइक अब आपने सर्विस डिस्कवरी जब आप यूज करते हो, इट मीन सर्विस डिस्कवरी का काम क्या होता है, जो आपके जितने भी टारगेट्स होते हैं, मतलब जितनी भी आपकी एप्लीकेशन होती है, फॉर एग्जांपल आपने बोल दिया xyz.com आपका एक टारगेट है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की आपको मॉनिटरिंग करनी है। अब प्रोमेथियस आपको एक सर्विस डिस्कवरी नाम का एक कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, जिसका यूसेज क्या होता है, जिसके यूसेज से आप क्या कर सकते हो, आप ऑटोमेशन लेवल पर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकते हो कि क्या क्या चेंजेस आपके एप्लीकेशन पे हुए और उन चेंजेस की मॉनिटरिंग कैसे करनी है। मतलब मान लो आपकी एप्लीकेशन पर आपने एक न्यू सर्विस रन करी, तो सर्विस डिस्कवरी ऑटोमेटिकली उस एप्लीकेशन के ऊपर न्यू चेंजेस को डिटेक्ट कर कर उनकी मॉनिटरिंग स्टार्ट कर दे। देन वी हैव रियल टाइम अलर्ट्स। हमें एक अलर्ट मैनेजर मिलता है जिसके थ्रू हम लोग अलर्ट जनरेट करा सकते हैं, सिग्नल जनरेट करा सकते हैं और हमारे इंजीनियर्स को बता सकते हैं किसी भी वे में। वी हैव मेनी वेज टू टेल आर इंजीनियर्स कि भाई ऐसा कुछ हमारी एप्लीकेशन पे अभी हो रहा है, सीपीयू से ज्यादा जा रहा है, मेमोरी हाई ज्यादा जा रही है,
वो लोड को ले नहीं पा रही एप्लीकेशन एवरीथिंग, तो आप उसके लिए अलर्ट मैनेजर लगाते हो जिसमें आपको अलर्ट्स मिलते हैं। जैसे होता है ना, जब हम लोग मॉल वगैरह एंटर करते हैं या आजकल ऑफिसेज में भी क्या होता है, जब हम लोग उनके फायर डोर के पास जाते हैं तो वहां पे एक सेंसर बजने लग जाता है तेज आवाज में, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे अलर्ट लगाए जाते हैं बहुत तेज आवाज में। क्या होता है, हमारे सेंसर जैसे बजते हैं ना, हमें एक अलर्ट कर देते हैं। सेम यहाँ पे लगते हैं आपके अलर्ट मैनेजर। ये लोग आपको ऐसे लाइक आवाज नहीं करते, बट ये क्या करते हैं, ये अपना काम करते हैं, डिटेक्शन करते हैं ये लोग। अगर एप्लीकेशन में कुछ भी ऐसा लगता है कि भाई जो अलर्ट की कंडीशन है, तो ये एक अलर्ट भेजते हैं आपके इंजीनियर्स। ठीक है। सो राइट नाउ वी अंडरस्टूड दैट कि भाई हमारे प्रोमेथियस और हमारे जो मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं उनके थ्रू हमें कम मैन पावर की, कम मैनुअल चेक्स की, और आप बोल सकते हो कम एरर देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है। तो थोड़ा प्रोमेथियस के ऊपर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं इन अ डीपर वे। राइट नाउ हम लोगों ने इतना अंडरस्टैंड ले लिया ट्रेडिशनल मॉनिटरिंग एंड किस तरीके से प्रोमेथियस हेल्प करता है। बात करते हैं प्रोमेथियस की इटसेल्फ। सो जैसे मैंने बताया, प्रोमेथियस हमें बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है ना। सबसे इम्पोर्टेंट प्रोमेथियस जो होता है वो क्या होता, क्या है, कैसे काम करता है, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। इन रियलिटी प्रोमेथियस क्या होता है, प्रोमेथियस को पता है क्या बोला जाता है, प्रोमेथियस को बोला जाता है कि आपका एक ओपन सोर्स मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग सिस्टम है। विच मीन्स ये आपको मॉनिटरिंग भी करके देता है एज वेल एज अलर्टिंग भी देता है। मतलब आपकी एप्लीकेशन है, आपका कोई हार्डवेयर लेवल पे मॉनिटरिंग होनी है, सॉफ्टवेयर लेवल पे मॉनिटरिंग होनी है, एक्स वाई जेड, आपकी प्रोमेथियस मॉनिटरिंग करके देगा ईच एंड एवरीथिंग। और बहुत ही सक्सेसफुल वे में ये मॉनिटरिंग करता है। और उस मॉनिटरिंग करते टाइम अगर लगता है हार्डवेयर लेवल पे या सॉफ्टवेयर लेवल पे कुछ इशू है, तो वो उसके लिए अलर्ट भी प्रोवाइड करता है। आपको अलर्ट कर देता है एज ए इंजीनियर कि भाई आपको उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, उसकी एक तरीके से उसको सक्सेसफुल रखने के लिए, अपने कस्टमर्स को कनेक्टेड रखने के लिए आपके एप्लीकेशन से। सो दैट्स व्हाई हम लोग प्रोमेथियस को क्या बोला जाता है, ओपन सोर्स मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग। इवन इसको टूल किट भी बोला जाता है। टूल किट इज लाइक आपके दो टूल्स, मतलब आपको बहुत सारे फीचर्स इसमें मिलते हैं, दैट्स व्हाई इसको टूल किट भी बोला जाता है। बट हम लोग क्या लिख रहे हैं, ओपन सोर्स मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग सिस्टम। मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग दोनों मिल रहे हैं, एंड इसका जो सोर्स कोड है वो ओपन है, विच मीन्स आप इसके सोर्स कोड में मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। ठीक है। इवन आपका जो प्रोमेथियस है वो गो लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है। इस प्रोमेथियस का यूज आप बहुत सारे, कितने भी जितने भी आपके क्लाउड प्लेटफॉर्म आज मार्केट में अवेलेबल है, AWS, अज्योर, क्यूबरनेटीज, GCP। ठीक है। आप नॉर्मल सर्वर्स पे करना चाहते हो, मतलब क्लाउड प्लेटफॉर्म पे तो कर ही सकते हो, AWS, अज्योर, GCP। इवन साथ ही साथ क्लस्टर लेवल पे भी कर सकते हो, कंटेनराइजेशन सर्वर्स पे, जैसे आपका क्यूबरनेटीज हो गया, डॉकर हो गया, मेनी मोर। ठीक है। तो आप उनके ऊपर प्रोमेथियस सिर्फ मॉनिटरिंग कर सकते हो। अब देखो क्या होता है, जो प्रोमेथियस है ना, सबसे पहला प्रोमेथियस का काम क्या होता है, ये ना मैट्रिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, मैट्रिक्स पर। ठीक है। एट द एंड अगर आप देखोगे, ये मैट्रिक्स ही आपको देता है, विच इज काइंड ऑफ अ आउटपुट, योर रिजल्ट, जो आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है। जैसे कि हम लोग जब करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरी एक एप्लीकेशन चल रही है, एक सर्वर है मेरा, मान लो एक क्यूबरनेटीज का क्लस्टर है, वहां पर मेरी एक पोर्ट चल रहा है। ठीक है। मान लो मेरा एक क्यूबरनेटीज का क्लस्टर है, ये ले लेते हैं, दिस इज माई क्यूबरनेटीज क्लस्टर। ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे बैठकर एक कोड बनाया। लेट्स टेक, एक मैंने पोड रेडी किया, यहाँ पे ये डिफाइन क्यों कर दिया। ठीक है। मान लो मैंने एक
कोड बनाया kubectl run test हाइफन हाइफन इमेज इक्वल्स टू nginx। ठीक है, मैंने एक कोड बनाया, मतलब मेरा एक टेस्ट नाम का यहाँ पर एक कोड रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब इस पोर्ट के अंदर हमें पता है हमारा कंटेनर चल रहा होता है। कंटेनर का प्रोसेस बेसिकली वही हमारा आइसोलेटेड प्रोसेस चल रहा होता है, और उस प्रोसेस के अंदर चल रही होती है हमारी एप्लीकेशन, है ना। अब मान लो उस एप्लीकेशन के ऊपर मैंने कुछ प्रोसेसेस रन की। क्या किए? प्रोसेस रन की। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल उस एप्लीकेशन को मैंने बाहर से एक्सेस किया या इंटरनल एक्सेस किया, बट दूसरे सेशन पर या फिर दूसरे रिमोट लोकेशन से, एवरीथिंग कुछ भी ले लो। मान लो मैंने उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक्सेस किया मल्टीपल टाइम्स। तो अगर आप जब आप उसके लॉग्स को देखोगे, ठीक है, आपको कैसा आउटपुट मिलता है? आपको एक ऐसा आउटपुट मिलेगा जिसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आपको मिलेगा वहां पे कुछ डेट मिलेगी, यूजर मिलेगा, है ना। आपको वो पर्टिकुलर प्रोसेस का नेम मिलेगा, किस टाइम पे चला था, ईच एंड एवरीथिंग वहां पे आपको मेट्रिक में शो करेगा, सॉरी लॉग्स में शो करेगा, है ना। कि भाई ये आउटपुट आया आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड, आपने ये पर्टिकुलर सर्विसेज इसके ऊपर रन करी। आप उसके ऊपर पिंग कमांड चलाओगे, आपको लॉग्स में दिखेगा। आप उसके ऊपर नॉर्मल आपने एसएसएच लिया, आपको आपके लॉग्स में दिखेगा। मतलब जितने भी टास्क हम लोग हमारी एप्लीकेशन पे रन करेंगे वो सारे हमें लॉग्स के अंदर प्रोवाइड हो जाएंगे। सेम तो मैट्रिक करता है। मतलब मैट्रिक भी तो आपको आउटपुट ही दे रहा है ना उस पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड। भाई जैसा आपकी एप्लीकेशन के ऊपर चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है, जैसी आपकी एप्लीकेशन के ऊपर चीजें आ रही है, यूजर्स आ रहे हैं, वैसे ही तो वो मैट्रिक आपको लाके देता है ना। मतलब जैसे आपकी एप्लीकेशन के ऊपर काम हो रहा है, जैसे आप इंटरनल लेवल पे कर रहे हो, उसके लिए आप लॉग से देख रहे हो। बाहर के लिए आपने मैट्रिक्स निकाल लिए, मतलब आपका आउटपुट आ रहा है एज इन मैट्रिक्स फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम सेइंग इज दैट आप क्या करो, दूसरी विंडो ले लेती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोला किलर कोडा को ओपन करते हैं सीके का। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बोला ठीक है, देखो बन गया आपका एक पोर्ट। सो हम लोग क्या करते हैं, हमारे नोड 01 से ओपन करते हैं और इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे ना मैं एक्सेस करती हूँ जरा। ठीक है, ठीक है, टैब 1 पे गए, कॉल करती हूँ मैं। सो हमारा पोर्ट कहाँ है, ये रहा। टेस्ट आई थिंक रेडी है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। डन। क्यूब सीटीएल गेट पोर्ट हाइफेन ओ वाइट। सो ये रहा इसका आईपी एड्रेस, कॉपी किया मैंने। टैब 2 पे गई मैं, ये रहा मेरा नोड 01। क्लियर किया स्क्रीन को। मैंने क्या बोला, कर्ल, और किसको, इसको, हमारे कोड। अगेन, 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 अगेन एंड अगेन। चलते हैं टैब 1 पे। यहाँ पे मैंने बोला kubectl लॉग्स, kubectl गेट लॉग, किसके,
टेस्ट की। जस्ट अ सेकंड। देखो, ठीक है, ये देखो आ गए। दिख रहा है ना हमारे सामने टोटल नंबर ऑफ लॉग्स, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 टाइम्स आपको दिखा रहा है इसके लॉग्स। यहाँ पे आप चेक कर लो, आपने 6 टाइम किया, आप एक और बार कर दो, 7 8। यहाँ पे चलते हैं हम लोग अगेन, एंड दोबारा से इसके लॉग्स देखती हूँ मैं। तो देखो आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब ये क्या दिख रहा है हमें, एक तरीके से लॉग्स, है ना। मतलब मैट्रिक मिल रहा है कि भाई एप्लीकेशन के ऊपर क्या हुआ। मतलब अभी दिखा रहा है एप्लीकेशन के ऊपर एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट आई है ना, 200 है, विच मीन्स इसका जो कोड आया है वो सक्सेसफुल आया है, 200 की रेंज पे है, सक्सेसफुल है। कर्ल कमांड से हम लोगों ने इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक्सेस किया था। ठीक है, आपको दिख रहा है भाई किस पोर्ट ने किया था, आपके सामने आ चुका है, सॉरी किस नोड ने किया था, किस नोड के थ्रू इस पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर आपका एक्सेस लिया गया है। आपको दिख रहा है यहाँ पर ये नोड था, ठीक है, जिसका आईपी एड्रेस ये था। अगर हम लोग चेक करें हमारे नोड 01 का आईपी एड्रेस तो यही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं करती हूँ नोड्स -0 -o वाइड, एंड देन वी कैन सी, ये देखो नोड की आईपी और सेम नोड की आईपी, है ना। आपको टाइम एंड डेट दिखा रहा है भाई किस टाइम पर एक्सेस हुआ है ना। आपको दिखा रहा है भाई HTTP रिक्वेस्ट 1.1 200 आई है, सक्सेसफुल रहा है, उसका कोड क्या आया है, एवरीथिंग आपके सामने यहाँ पे विजिबल है। मतलब एक तरीके से आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, मैट्रिक मिल रहा है ना। जो भी एप्लीकेशन के ऊपर जैसा भी प्रोसेस चल रहे हैं, एप्लीकेशन के ऊपर जो भी हो रहा है आपके सामने, उससे रिलेटेड जब आप लॉग्स निकाल रहे हो तो आपके सामने वो पर्टिकुलर मैट्रिक आपके सामने आ रहा है। सेम तो आपका प्रोमेथियस में होता है मैट्रिक। आपको क्या मिल रहा है, जैसे एप्लीकेशन के ऊपर काम हो रहा है, जैसे एप्लीकेशन के ऊपर यूजर्स आ रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं एप्लीकेशन को, आपके सामने उसके लॉग्स जनरेट हो जाते हैं, उन्हीं लॉग्स को हम लोग मैट्रिक बोल सकते हैं प्रोमेथियस की लैंग्वेज में। जो लॉग्स होते हैं ना जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वही होते हैं एक तरीके से हमारे मैट्रिक्स। बस मैट्रिक में जस्ट हल्का सा क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा चीजें आपको क्या मिल जाती है, मैट्रिक आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू लॉग्स। लाइक भाई आपका कौन सी जॉब थी, इंस्टेंस क्या था, उसका आईपी क्या था, लेबलिंग क्या हो रखी थी, एवरीथिंग आपको वहां पे मिलता है। वैल्यू कहती है एक तरीके से, मेजरमेंट वैल्यू भी बता देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 8 रिक्वेस्ट आई है, मुझे काउंट करना पड़ रहा है। लेकिन वहां पर आप जब मेट्रिक निकालते हो प्रोमेथियस के ऊपर तो आपको ये नहीं दिखाएगा टोटल इस तरीके से रिक्वेस्ट, आपको इक्वल्स टू में वो टोटल मेजरमेंट वैल्यू दे देगा, टोटल नंबर ऑफ 8 रिक्वेस्ट, और लेबलिंग एवरीथिंग वहां पे डिफाइन करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक सेम नोड है जो सारी रिक्वेस्ट कर रहा है ना हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। तो टोटल नंबर ऑफ 8 रिक्वेस्ट आई है इस पर्टिकुलर नोड से, तो वहां पर आपको मेजरमेंट वैल्यू में मिल जाएगा नोट। वो हर एक बार बार इस पर्टिकुलर चीजों को डिफाइन नहीं करेगा, इस पूरे स्टफ को वो डिफाइन नहीं करेगा वन बाय वन, वो जस्ट मेजरमेंट वैल्यू डिफाइन कर देगा 8। क्लियर। सो इस तरीके से ये काम करता है। सो प्रोमेथियस की लैंग्वेज में जो मेट्रिक होते हैं ना हम लोग, वो सेम होते हैं एज कम्पेयर जैसे हमारे लॉग्स होते हैं। सो लॉग्स ही एक तरीके से हमारे क्या होते हैं, मैट्रिक्स। मतलब लॉग्स में आप जैसे निकालते हो ना कि भाई आपकी एप्लीकेशन के ऊपर क्या क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या क्या चीजें हो रही हैं, एवरीथिंग सेम होता है आपके मैट्रिक्स। आप मैट्रिक्स में भी वही चीजें निकालते हो, ठीक है, कि भाई आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कैसे कैसे प्रोसेसेस चल रहे हैं, कितने यूजर आ रहे हैं, क्या क्या उनका कितना लोड आ रहा है पर सेकंड पे, एवरीथिंग। ठीक है। सो जो मैट्रिक है इस काइंड ऑफ अ रिजल्ट और एन आउटपुट, जो आपके एप्लीकेशन के ऊपर जैसे टास्क चलते हैं, जैसे प्रोसेसेस चलते हैं, जैसा उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को कोई एक्सेस करता है, एवरीथिंग वो सब क्या है आपके मेट्रिक। जो सब आपके सामने जो आउटपुट आता है ना एट द एंड, दैट इज कॉल्ड योर मेट्रिक। सेम जैसे अभी हम लोगों ने लॉग्स में देखा, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर किसी ने हिट किया, HTTP रिक्वेस्ट हिट करी ना हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो वो पर्टिकुलर जो रिक्वेस्ट है उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के मुझे मेट्रिक निकालने थे कि भाई मेरी एप्लीकेशन के ऊपर टोटल नंबर ऑफ HTTP रिक्वेस्ट कितनी आई। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है लॉग्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ 8 रिक्वेस्ट है, मुझे वो खुद से काउंट करना पड़ रहा है, बट मेट्रिक में आपको वो मेजरमेंट वैल्यू प्रॉपर शो होगी इक्वल्स टू 8 करके। ठीक है। सो दिस इज योर मेट्रिक। तो प्रोमेथियस सबसे ज्यादा वर्क करता है मेट्रिक पे, वो आपको मेट्रिक ही प्रोवाइड करता है, वो मेट्रिक ही स्क्रैप करके आपको ला कर देता है। ठीक है। अब देखो क्या होता है,
प्रोमेथियस जैसे मैंने बताया उसका काम शुरू ही मैट्रिक्स से होता है, एंड ही मैट्रिक के ऊपर होता है। प्रोमेथियस ना तीन चीजों पर और फोकस करता है। क्या? सबसे पहले तो रिलायबिलिटी, हम इसको रिलायबल लिख सकते हैं। स्केलेबल, जिसको हम स्केलेबिलिटी बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल। ये इन तीन कंपोनेंट्स के ऊपर बहुत वर्क करता है। मतलब ये इसके जो तीन है ना, ये मेजर है। मतलब प्रोमेथियस आपको जब मैट्रिक्स निकाल के देगा तो वो इन तीनों चीजों पर बहुत फोकस करता है, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले रिलायबिलिटी से। रिलायबल का मतलब क्या होता है? वी नो दैट कि जो रिलायबल है उसका मतलब क्या होता है? भाई आपके ऊपर जैसा भी लोड आ जाए, जितना भी प्रेशर हो, बट आपको काम करते रहना है ना, आपको हमेशा काम करते रहना है। जैसे हम लोग कंपनी में होता है तो हमारे पास अगर कुछ कभी कभी ओवर टाइम आता है, एक्स्ट्रा लोड आ जाता है, वर्कलोड, तो उस टाइम पर भी हमें काम करते रहना है अंडर प्रेशर भी। दैट्स वो, उससे हमें पता चलता है कि भाई बंदे में कितनी पोटेंशियल है ना। सो दैट्स हाउ रिलायबल का मतलब ये होता है कि भाई हमेशा काम करो अंडर प्रेशर भी। मतलब अगर हम इसको थोड़ा प्रोमेथियस की लैंग्वेज से अंडरस्टैंड करें, क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी एक एप्लीकेशन का एग्जांपल दिया था, हमारी अभी एक एप्लीकेशन थी विच इज आर फूड डिलीवरी एप्लीकेशन। हमने बताया था कि भाई लंच टाइम ऐसा एक टाइम होता है जहाँ पे बहुत, जिस टाइम पर बहुत रश आता है ना। तो अगर हमारी एप्लीकेशन, मान लो अगर उसके ऊपर ज्यादा रश आ गया, कुछ पीक आवर्स में उसके ऊपर ज्यादा रश आ गया, तो क्या वो उस पर्टिकुलर रश को हैंडल करने के लिए कैपेबल है या नहीं? मान लो ऐसा ना हो कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो एकदम से डाउन पड़ जाए। तो रिलायबल का मतलब ये होता है कि अगर भाई प्रेशर, इवन अंडर प्रेशर यू हैव टू वर्क। अगर ज्यादा लोड आ भी गया, अगर ज्यादा ट्रैफिक आ भी गया, तब भी हमारी एप्लीकेशन को वर्क करना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन के ऊपर आप जब प्रोमेथियस लगा दोगे तो प्रोमेथियस आपकी मदद करेगा उसी मेट्रिक को कलेक्ट करने में कि भाई आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कितना एक्स्ट्रा लोड आ रहा है, पहले 5 मिनट में कितना था और अब कितना बढ़ गया। उस हैवी ट्रैफिक को आप कैसे मैनेज करो, आपकी एप्लीकेशन मैनेज कर भी पा रही है, नहीं कर पा रही, तो उसके लिए आप हाई अवेलेबिलिटी लगाओगे, है ना। तो आपको क्या करोगे, मल्टीपल सर्वर लगाओगे, अपनी एप्लीकेशन उस पर चलेगी, आपके ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। और प्रोमेथियस तो है ही मॉनिटरिंग के लिए। तो रिलायबल का मतलब ये होता है इवन अंडर प्रेशर वी हैव टू वर्क एट द एंड। हमारी एप्लीकेशन चलती रहेगी अगर ज्यादा लोड आ भी जाए, इसको हम लोग बोलेंगे गुड एप्लीकेशन। देन वी हैव स्केलेबिलिटी विच इज अ स्केलेबल टर्म। ठीक है, स्केलेबल टर्म का मतलब क्या होता है? मतलब भाई अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया रिलायबिलिटी में कि भाई ज्यादा कस्टमर आ गए तो हमारी एप्लीकेशन ने हैंडल कर लिया। अब बात आती है, क्या जो हैंडलिंग हुई है, हमारे कस्टमर को जो हैंडल किया गया है, क्या वो सेम वे में किया गया जैसे पहले कस्टमर को किया गया था? फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी खुद की एक टी शॉप है ना। अब उस टी शॉप पे मान लो स्टार्टिंग में 5 यूजर आए, ठीक है, 5 कस्टमर को आपने बहुत अच्छे से प्यार से हैंडल किया। थोड़ी देर बाद आए जब 10 कस्टमर्स, तो आपने देखा 10 तो बहुत ज्यादा लोग हो गए, कैसे अकेला पर्सन हैंडल कर पाएगा 10 कस्टमर्स को। उसके बाद 20 आ गए ना। अब आप बताओ कि भाई आपके पास वही सेम कैपेसिटी, आपके पास वही सेम नेचर है उन पर्टिकुलर पर्सन को हैंडल करने का। ऐसा तो नहीं आप फ्रस्ट्रेट हो गए और सब पे गुस्सा करने लगे, है ना। आपने बोला मैं नहीं दे रहा चाहे, इस तरीके से, या फिर किसी और रीजन से आप उनके ऊपर फ्रस्ट्रेट होके, इरिटेट होके आप उन पे चिल्ला दिए। तो स्केलेबिलिटी मेंटेन करना चाहिए। स्केलेबिलिटी मेंटेनेंस का मतलब होता है कि भाई जैसे यूजर पहले आए थे, अगर ज्यादा यूजर आते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमें उन्हें वैसे ही फीचर्स, वैसे ही फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इन एप्लीकेशन के केस में क्या होता है कि भाई हमें पता है हमारी एप्लीकेशन 10 यूजर्स में तो परफेक्ट चल रही थी, जब 10,000 यूजर्स चले तब भी हमारी एप्लीकेशन चल रही है। बट क्या वो एप्लीकेशन परफेक्टली चल रही है, नहीं चल रही? क्या उनको हर एक पेज लोड हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा? क्या उनको वही टाइम सेकंड में पेज लोड हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, है ना। क्या हमारी कस्टमर्स को जो चीजों की रिक्वायरमेंट है, जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, क्या वो प्रोडक्ट्स उनको फेच होकर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? तो ये सारी चीजें स्केलेबिलिटी में मेंटेन की जाती। ठीक है, अब वही प्रोमेथियस तो लगा है भाई मॉनिटरिंग के लिए। देन वी हैव लास्ट फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी लास्ट समथिंग, जैसे कि हम लोग हमारी लाइफ में चेंजेस को अडेप्ट करते हैं ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी उसी पे वर्क करता है। फ्लेक्सिबिलिटी कहता है कि भाई इजीली आप चेंजेस को अडेप्ट कर सको।
अगर आपके सामने कुछ ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन भी आती है, डजेंट मैटर, आपने बहुत इजी वे में अपनी उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था कि भाई कंपनी में हमारे पास वर्कलोड ज्यादा आ जाता है, तो ऐसे वर्कलोड में भी आपने बहुत अच्छे से उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल किया, चेंजेस को अडेप्ट किया और बहुत अच्छे से वर्क किया, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने एक और एग्जांपल लिया था टी स्टॉल वाला, कि भाई हमारी टी स्टॉल के ऊपर जब 10 कस्टमर आए तो हम लोगों ने कैसा बिहेव किया, है ना। अब बात आती है, मान लो 10 कस्टमर्स तो आ गए, अब मान लो एकदम से क्या होता है, कभी कभी हमें पता है कि हम लोगों ने देखा है नॉर्मल एरिया एमसीडी वाले जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, हमारे जो शॉप होते हैं, ऐसे अगर आप खोल लेते हो, ओपन कर लेते हो नॉर्मली शॉप को, तो वो हटा देते हैं वहां से, है ना। मान लो आपने ऐसे ही नॉर्मल में अपनी एक टी शॉप ओपन करी थी, अब वहां से आपको हटा दिया गया उस पर्टिकुलर एरिया से, क्या आप दूसरे एरिया में उस पर्टिकुलर शॉप को अगेन ओपन करने के लिए कैपेबल हो या नहीं हो। जैसे एप्लीकेशन में हमें पता है, हम लोग जब क्यूबरिटीज क्लस्टर बनाते हैं, सो क्लस्टर बनाने के बाद फॉर एग्जांपल आपने एक पोर्ट बनाया, अभी आपने पोर्ट बनाया था जिसके ऊपर आपकी इमेज चल रही थी एनजीनिक्स, मान लो जो इमेज थी वो एनजीनिक्स का एक पर्टिकुलर वर्जन था, इन फ्यूचर आपको उस वर्जन को चेंज करके एक डिफरेंट वर्जन देना है, नाउ क्या आपकी एप्लीकेशन उस न्यू चेंज को अडेप्ट करने के लिए कैपेबल है या नहीं है। क्या आपका जो नोड्स है, क्या वो पर्टिकुलर ऐसे पोर्ट को एक्सेप्ट करने के लिए कैपेबल है या नहीं है। सो इस टाइम पे हमारी अडेप्टेबिलिटी को चेक किया जाता है, विच इज कम अंडर फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, कि भाई आपके एप्लीकेशन के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट अगर सर्विसेज चले, क्या वो उस सर्विसेज को हैंडल कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, सो ये होता है हमारा प्रोमेथियस के ऊपर ये तीन कंपोनेंट जिसके ऊपर वो मेजर वर्क करता है, और इन तीनों को देखते हुए ही वो एक मेट्रिक को निकाल कर आपको देता है। सो वी अंडरस्टूड व्हाट इज मेट्रिक, व्हाट इज रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ द मेन आर्किटेक्चर हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे प्रोमेथियस के ऊपर। अब बात आती है जो मेन आर्किटेक्चर है ना प्रोमेथियस का, उसको कवर करते हैं। हमें मैट्रिक समझ आ गया, एक तरीके का आउटपुट है जो हमारे सामने निकल कर आता है, जैसे आप क्वेश्चन करोगे वैसा आंसर आपको मिलता है, सो इट इज योर मैट्रिक। इसको थोड़ा और अंडरस्टैंड करना है प्रोमेथियस को आर्किटेक्चर वे में, कि भाई प्रोमेथियस काम कैसे करता है। हम लोगों ने ये अंडरस्टैंड कर लिया पहले हमारा कैसे मॉनिटरिंग होती थी, प्रोमेथियस किस तरीके से हमें फंक्शंस प्रोवाइड करता है ना। जो प्रोमेथियस है होता क्या है, ठीक है, क्या क्या वो मेन चीज पे वर्क करता है, ये सब हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। नाउ इट्स अ टाइम फॉर प्रोमेथियस आर्किटेक्चर। अब हमें बात करनी पड़ेगी कुछ प्रोमेथियस के आर्किटेक्चर की, ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो प्रोमेथियस है ना वो वर्क कैसे कर रहा है, अपना पूरे के पूरे एक उसकी जो लाइफ साइकिल है वो कैसी है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने क्या किया, मान लेते हैं हमारी ये एक एप्लीकेशन, ठीक है, दिस इज आवर एप्लीकेशन। जैसे हम लोग स्टार्टिंग से एग्जांपल लिखते गए हैं xyz.com का, हमने क्या लिया था इसकी मॉनिटरिंग के लिए मैनुअल मॉनिटरिंग, नाउ हम लोग क्या लेंगे प्रोमेथियस एज ए ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग। ठीक है, आपको पता है आपका जो भी एप्लीकेशन होती है, ठीक है, या जिसको भी आपको मॉनिटर करना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं टारगेट रिसोर्स। अब आपका जो प्रोमेथियस होता है ना वो क्या करता है, हार्डवेयर लेवल पे तो मॉनिटरिंग करता ही करता है, इवन सॉफ्टवेयर लेवल पे। तो आपकी प्रोमेथियस जो होता है वो दोनों लेवल पे मॉनिटरिंग करेगा, हार्डवेयर पर भी और इवन सॉफ्टवेयर पर भी। तो राइट नाउ हम लोग सॉफ्टवेयर रिलेटेड मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं XYZ। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो xyz.com है मेरी एक एप्लीकेशन है, ठीक है, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की इस पर्टिकुलर टारगेट रिसोर्स की मुझे मॉनिटरिंग करनी है। सो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, एक नॉर्मल सा आप सर्वर बनाओ, ठीक है, कहीं पर भी किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे बना लो, एनीवेयर। अब उस पर्टिकुलर सर्वर पे आप प्रोमेथियस का पैकेज इंस्टॉल करो, प्रोमेथियस की सर्विसेज को स्टार्ट और इनेबल करो। जब आप इतना डन कर लोगे ना, तब आपको क्या मिलेगा, देखो, तब ना आपके सामने ये तीन कंपोनेंट्स है जो प्रोमेथियस यूज करता है। मैं आपको बता रही हूँ, आपके सामने ऐसे कोई ये तीन कंपोनेंट्स आपको विजिबल नहीं होंगे, बट ये उसकी फाइल्स के अंदर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड रहता है। ठीक है, उसके बाइनरीज में ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है कि आपको थ्री कंपोनेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं प्रोमेथियस के। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है आपको डेटा रिट्राइवल,
वर्कर। सेकंड होता है आपका TSDB विच इज योर टाइम सीरीज डेटाबेस। थर्ड होता है आपका API सर्वर, या इसको हम HTTP सर्वर एनीथिंग कॉल कर सकते हैं। एक तरीके से डैशबोर्ड होता है आपके प्रोमेथियस का खुद का। ठीक है। अब देखो, हमारे सामने प्रोमेथियस है, ठीक है, उसके थ्री कंपोनेंट्स है। फर्स्ट डेटा रिट्रीवल वर्कर, सेकंड टाइम सीरीज डेटाबेस, एंड थर्ड इज योर API सर्वर। अब ये जो डेटा रिट्रीवल वर्कर होता है, जैसे नेम ही सजेस्ट कर रहा है, डेटा रिट्रीवल वर्कर मतलब डेटा को रिट्राइव करने वाला एक वर्कर है। ठीक है, मतलब डेटा को रिट्राइव करने वाला एक वर्कर है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट डेटा रिट्रीवल वर्कर। डेटा रिट्रीवल वर्कर का काम क्या होता है? आपके मैट्रिक्स को स्क्रैप करके लाना। जो भी आपका टारगेट रिसोर्स है वहां से आपके मैट्रिक्स को स्क्रैप करके लाना। स्क्रैप इज काइंड ऑफ योर पुल, मतलब मैट्रिक्स को पुल करना। जितने भी मैट्रिक्स है, मतलब इससे पर्टिकुलर एप्लीकेशन से रिलेटेड जितना भी डेटा है, ठीक है, वो सब कुछ पुल करके लाना। उस मैट्रिक को पुल करके ला रहे हो, कितनी रिक्वेस्ट आई, कितना, ठीक है, आपका ड्यूरेशन क्या थी रिक्वेस्ट आने की, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर टोटल नंबर ऑफ कस्टमर आए कितने, ठीक है, एप्लीकेशन के ऊपर सर्विसेज कैसी चल रही हैं, हाई अवेलेबल है नहीं है, कस्टमर को होम पेज अवेलेबल है नहीं है, अब है नहीं है, एवरीथिंग। सो डेटा ट्रैवल कर ऐसे मैट्रिक्स को स्क्रैप करके लाएगा। एंड देन इन्हीं मैट्रिक्स को वो क्या करता है? टाइम सीरीज डेटाबेस को दे देता है। डेटा रिट्रीवल वर्कर कभी भी मैट्रिक्स को अपने पास नहीं रखता, वो एज अ टेम्पररी बेसिस पे उसको अपने पास रखता है। एंड देन उन मैट्रिक्स को आगे भिजवाता है टाइम सीरीज डेटाबेस के पास। जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, एक तरीके से टाइम सीरीज डेटाबेस है, मतलब डेटाबेस है, मतलब डेटा को स्टोर करता होगा। सो डेटाबेस क्या करता है? टाइम सीरीज डेटाबेस आपके डेटा को, उन्हीं मैट्रिक्स के डेटा को स्टोर करता है। अब ये कभी भी, जब भी ये मैट्रिक्स को स्टोर करता है ना, आपके डेटा को स्टोर करता है, तो ये एक डिफरेंट वे में स्टोर करता है। डिफरेंट वे में एज इन लाइक, टाइम सीरीज डेटाबेस कहता है जब वो मैट्रिक्स को स्टोर करेगा, तो उन मैट्रिक्स को स्टोर करते टाइम वो काफी चीजों को स्टोर करेगा, मतलब वो बहुत सारी चीजों को, उसके डेटा से रिलेटेड काफी सारी चीजों को स्टोर करेगा। जैसे टाइम स्टैम्प, वैल्यू, लेबल्स, मैट्रिक, एवरीथिंग। मतलब मैट्रिक्स से रिलेटेड जितना भी डेटा होगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी टाइम सीरीज डेटाबेस सेव करता है, ताकि जब कस्टमर, एज अ, आप अगर मान लो प्रोमेथियस इंजीनियर या फिर कोई भी हमारा नॉर्मल मॉनिटरिंग इंजीनियर, अगर इस पर्टिकुलर मैट्रिक को देखेगा तो उसके सामने एक एक चीज अवेलेबल रहेगी, लेबल्स, वैल्यू, टाइम स्टेप, एवरीथिंग, सो दैट उसके लिए इजी रहेगा समझने में वो पर्टिकुलर मैट्रिक आया कहाँ से है, कौन से टारगेट रिसोर्स का है, एंड एवरीथिंग। सो दैट्स व्हाई टाइम सीरीज डेटाबेस मल्टी डायमेंशनल क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है। इसको इवन बोला भी जाता है मल्टी डायमेंशनल टाइम सीरीज डेटा मॉडल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है ये बहुत सारे नंबर ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस को मैट्रिक की सेव करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कहा कि मेरे को सीपीयू यूसेज देखना था, मेरा सीपीयू यूसेज कितना है, तो मान लो जितना भी होगा वो वैल्यू, जो फॉर एग्जांपल 50%, ये वैल्यू भी शो करेगा। उसके साथ ये भी आपको दिखाएगा कि भाई आपका लेबल्स क्या डिफाइन था। मान लो लेबल में डिफाइन हो आपका OS सिस्टम या फिर OS सीपीयू, ठीक है, या मान लो लिनक्स सीपीयू, इस तरीके से डिफाइन था लेबल जिसने भी रखा होगा। इंस्टेंस दिखेगा कौन से इंस्टेंस का ये है पर्टिकुलर, ठीक है। या इसको बेस्ट वे में और आप कैसे समझ सकते हो, मान लो आपका एक रूम है, आपने एक रूम का टेम्परेचर निकाला, तो मान लो आपका जो लेबल होगा वो क्या रहा रहेगा, रूम इक्वल्स टू लिविंग रूम, ठीक है। तो इसका मतलब लिविंग रूम का टेम्परेचर है। टेम्परेचर की वैल्यू आपको दिखेगी कितना सेल्सियस में जा रहा है टेम्परेचर, है ना। मान लो 20 है, एनीथिंग जो भी होगा आपको यहाँ पे दिखेगा। आपको ये भी दिखेगा लेबल्स, लेबल्स तो हम लोग को दिख गया, इंस्टेंस IP, ठीक है, कहाँ पर आपका ये पर्टिकुलर मॉनिटरिंग हो रही है, एवरीथिंग आपको यहाँ पे शो होगी, ठीक है, इस तरीके से। सो टाइम सीरीज डेटा मॉडल क्या करता है? टाइम सीरीज डेटा मॉडल आपके डेटा को स्टोर करता है इन मल्टीपल वे में, मतलब हर एक चीज, ईच एंड एवरीथिंग आपकी डेटा मैट्रिक्स से रिलेटेड वो सेव करता है। टाइम स्टैम्प्स, वैल्यू, लेबल्स,
ठीक है, एंड देन फिर जो एक्स्ट्रा आपकी जॉब्स चल रही होंगी, जॉब्स, टारगेट, एवरीथिंग। सो ये टाइम सीरीज डेटाबेस करता है। ऐसा करने के पीछे का देखो रीजन एक होता है, वो रीजन हम लोग अभी अंडरस्टैंड करेंगे जब हम लोग आगे के आर्किटेक्चर तक पहुंचेंगे। एंड एपीएस सर्वर इज जस्ट समथिंग, एक डैशबोर्ड है जिसके ऊपर आपके सामने प्रोमेथियस का वेब पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, एंड देन प्रोमेथियस के पेज के ऊपर मल्टीपल ऑप्शंस आपको प्रोवाइड होते हैं, कुछ ग्राफ, ठीक है, आपके वहां पे आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिलेगी, स्टेटस मिलेगा, टारगेट्स मिलेंगे, ठीक है, आपको मैट्रिक्स मिलेंगे, आपकी फाइल मिलेगी, बहुत सारी चीजें मिलती है। सो ये हमारा एक तरीके से डैशबोर्ड होता है एपीआई सर्वर, जिसके ऊपर हम लोग जैसी मैट्रिक की क्वेरी को करते हैं, जैसे मैट्रिक पूछते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने बोला कि आपको एचटीटीपी रिक्वेस्ट देखनी है, तो आपने अपने डैशबोर्ड पे एक क्वेरी करी, एचटीटीपी रिक्वेस्ट की, तो आपके सामने वो मैट्रिक आ जाएगा पूरा का पूरा, वो डेटा आ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, सो राइट नाउ हमें क्या पता चला, डेटा रिट्राइवल वर्कर, टाइम सीरीज डेटाबेस और एपीआई सर्वर, इन तीनों का काम क्या है। डेटा रिट्राइवल वर्कर मैट्रिक्स को स्क्रैप कर रहा है, टाइम सीरीज डेटाबेस मैट्रिक्स को स्टोर कर रहा है फॉर परमानेंट बेसिस, एंड एपीआई सर्वर उन्हीं मैट्रिक्स को आपके सामने अपीयर करके दे रहा है। अब देखो क्या होता है, बीच में ना आपकी ना यहाँ पर ना हम लोग एक पर्टिकुलर प्लगइन को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, प्लगइन को, जिसको आपको अपने ही टारगेट रिसोर्स पे एक बार इंस्टॉल करना पड़ता है। उस प्लगइन का नेम क्या होता है, क्लाइंट लाइब्रेरी। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई जो प्रोमेथियस है वो गो लैंग्वेज में लिखा गया, कौन सी लैंग्वेज में, गो लैंग्वेज। तो अब क्या होता है, मान लो आपकी जो एप्लीकेशन है वो लिखी गई है पाइथन लैंग्वेज में। क्या लिखी गई है, पाइथन लैंग्वेज में। आप उसके मैट्रिक्स निकालना चाहते हो एक ऐसे टूल से जो लिखा गया है गो लैंग्वेज में। ये तो कहीं से हमारा लाइक एक सिमिलैरिटी नहीं बैठ रही ना, कहीं से लग ही नहीं रहा, ऐसे निकाल ही नहीं पाएगा वो मैट्रिक, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि एक चीज लिखी है गो लैंग्वेज में, एक लिखा है आपका पाइथन लैंग्वेज में, पॉसिबिलिटी कहाँ है कि मैट्रिक्स निकल पाएंगे, है ना। सो ऐसे केस में कहा जाता है कि भाई हम लोग ऐसे केस में यूज करते हैं क्लाइंट लाइब्रेरीज। किसका, क्लाइंट लाइब्रेरीज का। हमारे मैट्रिक्स को डेटा रिट्राइवल वर्कर फिर डायरेक्ट स्क्रैप नहीं करेगा। अब यहाँ पर काम आ जाएगा क्लाइंट लाइब्रेरीज का। आपको ये क्लाइंट लाइब्रेरीज अपने एनवायरमेंट पर इंस्टॉल करनी पड़ती है, जो भी आपका टारगेट रिसोर्स होता है। ठीक है, आपको ये क्लाइंट लाइब्रेरी वहां पर इंस्टॉल करनी पड़ती है। अब क्वेश्चन ये आता है, चलो क्लाइंट लाइब्रेरी तो इंस्टॉल कर ले, बट पता कैसे चलेगा कि एप्लीकेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कौन सी। अब देखो, किसी भी एप्लीकेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फाइंड करने के लिए वी हैव मेनी मेथड। सबसे पहला तो कि भाई जो डेवलपर है उसी से पूछ लो कौन सी लैंग्वेज है। सेकंड, आप एप्लीकेशन के एक्सटेंशंस को देखो ना, एप्लीकेशन के अंदर जो फाइल्स बनी हुई हैं उन एक्सटेंशन को देखो। अगर डॉट पी वाई है तो आपका पाइथन है, डॉट आरबी है तो आपका रूबी है, डॉट पीएचपी तो आपका पीएचपी है, डॉट आपका जेएस है तो फिर आपको पता चल जाएगा कौन सा है, जेसन है ना। देर आर मेनी वेज टू फाइंड दैट कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे पास। हम लोग फाइल्स को रीड कर सकते हैं, फाइल्स के स्टार्टिंग के वर्ड्स को पढ़ो, फ्रॉम, इंपोर्ट, क्लास, डिफाइन है, पाइथन है ना। गो लैंग्वेज में लिखा गया तो देखो क्या आपकी स्टार्टिंग है। आप डेवलपर से पूछो, फाइल्स के एक्सटेंशंस को देखो, उसकी जितनी भी उसकी बाइनरीज है उसको पढ़ो, बाइनरीज में क्या डिफाइन है। सो इस तरीके से आप देख सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और अगर मान लो कि कोई डॉकर फाइल लिखी गई है, डॉकर के ऊपर पूरा का पूरा एनवायरमेंट है, डॉकर बेस्ड एक एप्लीकेशन चल रही है, कंटेनराइज बेस्ड एक एप्लीकेशन है, तो आप अपनी डॉकर फाइल को रीड करो ना। डॉकर फाइल पे तो साफ साफ लिखा होता है बेस इमेज। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फाइंड करना इजी है, वी हैव मेनी वेज जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। जब आपने एक बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फाइंड कर ली ना, उस बेसिस पे आपको क्लाइंट लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है अपने ही टारगेट रिसोर्स के ऊपर। तो मान लो मेरी ही XYZ लिखी गई थी पाइथन लैंग्वेज में, तो आपके पास एक क्लाइंट लाइब्रेरी होती है प्रोमेथियस अंडरस्कोर क्लाइंट नाम की। ठीक है, इस नेम की। अब इस पर्टिकुलर क्लाइंट लाइब्रेरी को आपको क्या करना पड़ता है, अपने इस टारगेट रिसोर्स पे इंस्टॉल करते हो आप। जब इंस्टॉलेशन हो जाता है उसके बाद आपको इसी प्रोमेथियस क्लाइंट लाइब्रेरी को क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन के कोड में, जो भी एप्लीकेशन का कोड है जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया वहां पर मेंशन करना पड़ता है, और वहां पे डिफाइन करना पड़ता है कि आपको कौन सा मैट्रिक किस टाइप में चाहिए। तो ये आप चीजें डिफाइन करते हो अपने एप्लीकेशन में, तब जाके आपके पास मैट्रिक्स आते हैं, और उन मैट्रिक्स को फिर डेटा रिट्राइवल वर्कर स्क्रैप करता है, एंड देन टाइम सीरीज डेटाबेस को देता है फॉर सेव दैट मैट्रिक, एंड देन एपीआई सर्वर पर आपको वो मैट्रिक्स दिख जाते हैं। सो इस तरीके से ये काम होता है। ठीक है, सो समझ आया हमें क्लाइंट लाइब्रेरी की क्यों नीड है, बिकॉज वी वांट दैट हमारी जो एप्लीकेशन एप्लीकेशन का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उस बेसिस पे हम लोग मैट्रिक्स को स्क्रैप कर सके। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
देखो, अब कभी कभी क्या होता है, अब कभी कभी क्या होता है, हमारे पास ना, ऐसे ही हमारे पास एज ए टारगेट रिसोर्स में कुछ शॉर्ट लिव्ड जॉब्स होती। क्या होती है? शॉर्ट लिव्ड जॉब्स। शॉर्ट लिव्ड जॉब से मतलब है, फॉर एग्जांपल मान लो मेरा एक पावर ऑफ का प्रोसेस चल रहा है। अब पावर ऑफ के प्रोसेस में कितना टाइम लग जाता है? तो जो कितना टाइम लगता है, आपने पावर ऑफ कमांड मारी, वो फटाफट हो गया पावर ऑफ। आपने शट डाउन मारा, वो ऑटोमेटिकली फटाफट शट डाउन हो गया। कितना ही टाइम लग जाएगा? कुछ फ्यू सेकंड्स। मतलब जो ऐसी जॉब्स होती है जिनको सेकंड्स लगते हैं ना रन होने में, अब उन जॉब्स के मैट्रिक्स को आप कैसे निकालो? उन जॉब्स के मैट्रिक्स को आप कैसे निकालो? तो ऐसे केस में भी डेटा रिट्रैवल वर्कर डायरेक्ट मैट्रिक्स को नहीं निकाल पाता। डेटा रिट्रैवल वर्कर किसको भेजता है? डेटा रिट्रैवल वर्कर भेजता है पुश गेटवे को, एंड देन पुश गेटवे से ऐसे टारगेट रिसोर्सेज के मैट्रिक्स को लेकर आता है। पुश गेटवे क्या करता है? पुश गेटवे ये कंफर्म करता है, पुश गेटवे ये देखता है कि भाई आपकी शॉर्ट लिव जॉब कौन सी है, जितने टाइम पीरियड में, जितने सेकंड्स में वो शॉर्ट लिव जॉब चल रही है, पुश गेटवे फटाफट उनके मैट्रिक्स को ले लेता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। एंड जब मैट्रिक को ले लेता है तो वो अपने पास सेव कर लेता है। या फिर ये क्या करता है, जो शॉर्ट लिव जॉब चल रही है वो शॉर्ट लिव जॉब देख लेता है, जॉब कौन सी चल रही है, अपने पास सेव किया, देन उसकी मैट्रिक्स निकाल के आपके डेटा ट्रैवल वर्कर को दे दी। इस तरीके से काम होता है। तो कुछ अगर आपको पता चलता है आपकी कोई ऐसी जॉब्स है, लाइक बहुत छोटा सा प्रोसेस चल रहा है, मान लो कोई सर्विस चल रही है आपकी, कोई सेशन आपने लिया, तो जितने भी आपके प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, ऐसे प्रोसेसेस की आपको मॉनिटरिंग करनी है। सो फॉर दैट वी हैव पुश गेटवे। क्यों? क्योंकि अब अगर आप इनके लिए क्लाइंट लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे या कोई और अदर मेथड यूज करोगे तो बहुत टाइम लगेगा उस पर्टिकुलर चीज को कंप्लीट होने में। सो दैट्स वाई ऐसी शॉर्ट लिव जॉब्स के लिए जो सेकंड्स के अंदर कंप्लीट हो जाती है, वी हैव पुश गेटवे टू स्क्रैप द मैट्रिक्स। ओके, सो दैट्स वाई वी हैव पुश गेटवे। अब देखो क्या होता है, आपने कभी ऑब्जर्व किया, ये जो मैट्रिक्स होते हैं ना, ये जो स्क्रैप करते हैं मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स भी ना प्रोमेथियस बहुत सोच समझकर लेता है। सोच समझकर एज इन लाइक ये लेता है मैट्रिक्स जो कि रिलीज करे एचटीटीपी एंड पॉइंट, मतलब जिनका एचटीटीपी एंड पॉइंट में जो रिलीज हो। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है जब भी कोई एक एप्लीकेशन चलती है उसका अपना एक यूआरएल होता है ना। उसका स्टार्टिंग किससे होती है? एचटीटीपी से। अपना एक यूआरएल होता है, कुछ पोर्ट नंबर होगा, है ना। दैट्स इट। एंड कुछ एक्सटेंशन प्रोवाइड होता है। ये होता है एक एप्लीकेशन का बेसिक यूआरएल। यही एचटीटीपी एंड पॉइंट होता है आपका। दिस इज योर एचटीटीपी एंड पॉइंट, इन विच एचटीटीपी एंड पॉइंट में हमारे पास एक्सटेंशन है, यूआरएल है। ठीक है। एंड देन इन द स्टार्टिंग वी हैव एचटीटीपी डिफाइंड। सो इसका मतलब है आपका ये एक एच टी टी पी एंड पॉइंट है। मैटर नहीं करता एच टी टी पी हो या एच टी टी पी एस हो, स्टार्टिंग में डजेंट मैटर। आपके पास एक यूआरएल और एक पोर्ट नंबर डिफाइंड है, दैट इज योर एच टी टी पी एंड पॉइंट। ठीक है। वो एंड पॉइंट है आपके पास, जिसके थ्रू आप ये देख सकते हो आपकी एप्लीकेशन एज इन लाइक बाहर वेब ब्राउजर के ऊपर एक्सेसिबल है। मतलब आपके पास एक एच टी टी पी एंड पॉइंट है। दैट्स वाई क्या होता है, हमारा जो प्रोमेथियस है वो ऐसे ही मैट्रिक्स को लेता है। तो ये क्लाइंट लाइब्रेरी हो गया, पुश गेटवे हो गया, ये ऐसे ही मैट्रिक्स को रिलीज करते हैं जो कि रिलीज करे एचटीटीपी एंड पॉइंट, और इन्हीं मैट्रिक्स को निकालकर आपके टाइम सीरीज डेटाबेस तक प्रोवाइड होता है। पहले डेटा ट्रैवल वर्कर तक जाएगा एंड देन टाइम सीरीज डेटाबेस को दिया जाए। अब पता है आपको, कुछ कुछ आपका जो ऐसे होते हैं ना, कुछ कुछ आपके मैट्रिक्स ना एचटीटीपी एंड पॉइंट रिलीज नहीं करते। जैसे कि अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल मुझे हार्डवेयर लेवल पे अगर मॉनिटरिंग करनी है, हार्डवेयर लेवल से मेरा मतलब है, मान लो ये मेरी एप्लीकेशन जिस हार्डवेयर पे चल रही है, फॉर एग्जांपल वो एक लिनक्स की मशीन है। अब उस लिनक्स की मशीन के मुझे मैट्रिक्स को निकालना है। मुझे ये देखना है सीपीयू कितना यूज हो रहा है, मेमोरी कितना यूज हो रहा है, डिस्क कौन सी यूज हो रही है, मेरी सीपीयू मतलब मेरा जो ओएस है उससे रिलेटेड मुझे इंफॉर्मेशन देखनी है। मुझे ये देखना है कि भाई कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस चल रहे हैं, एवरीथिंग। सो ऐसे केस में आप हार्डवेयर लेवल पे कैसे मॉनिटरिंग करोगे? तो हार्डवेयर लेवल पे मॉनिटरिंग जब हम करते हैं तो वो हार्डवेयर लेवल की जो मॉनिटरिंग जो मैट्रिक आते हैं ना, वो कभी भी एचटीटीपी एंडपॉइंट रिलीज नहीं करते। अब जो सीपीयू से जाएगा वो आपको कुछ बाइट्स में आपको प्रोवाइड हो जाएगा, है ना, कितना यूज हो रहा है। आपने जब मेमोरी यूसेज आप देखोगे तो वो बाइट्स में आपको दिख जाएगा। आपने एलएसबीएल के किया, भाई आपका डिस्क का क्या है, भाई कौन सी डिस्क यूज हो रही है, आपको वो प्रोवाइड हो जाएगी डिस्क। ये कहीं से आपको एचटीटीपी एंडपॉइंट थोड़ी रिलीज करके दे रहे, कोई इनका अपना यूआरएल एक्सटेंशन थोड़ी है। सो दैट्स वाई ये एचटीटीपी एंडपॉइंट रिलीज नहीं करते। अब ऐसे
मैट्रिक्स को हम लोग कैसे निकाल के डेटा रिट्राइवल वर्कर को दे? सो इन सच सिचुएशन वी हैव एक्सपोर्टर्स। कौन होता है हमारे पास? एक्सपोर्टर्स। सो फॉर हार्डवेयर लेवल वी यूज एक्सपोर्टर्स। तो जिस भी हार्डवेयर की आपको मॉनिटरिंग करनी होगी, आपको उस पर्टिकुलर हार्डवेयर पे पहले एक्सपोर्टर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब आप एक्सपोर्टर को इंस्टॉल करते हो, उसके बाद ही आप उस हार्डवेयर लेवल की मॉनिटरिंग कर पाते हो और उनके मेट्रिक्स को एचटीटीपी एंड पॉइंट में रिलीज कर पाते हो। अब एक्सपोर्टर्स जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इनका काम क्या होता है? एक्सपोर्टर्स आपके हार्डवेयर लेवल पे मॉनिटरिंग करते हैं और उन मॉनिटरिंग करते टाइम जो मैट्रिक आते हैं ना, उन मैट्रिक्स को एचटीटीपी एंड पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं और कन्वर्ट करने के बाद आपके डेटा रिट्राइवल वर्कर को देते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आपकी एप्लीकेशन थी और इस एप्लीकेशन पे हमारा कौन सा मशीन थी? लिनक्स की मशीन थी। कौन सी मशीन? लिनक्स मशीन, है ना? अब लिनक्स मशीन के लिए आप क्या करोगे? इसी पर्टिकुलर इंस्टेंस के ऊपर आपको एक एक्सपोर्टर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नेम होता है नोड एक्सपोर्टर। हर मशीन का, हर ओएस का अपना अपना एक्सपोर्टर होता है। लिनक्स के लिए आपके पास नोड एक्सपोर्टर है, विंडोज के लिए आपके पास WMI एक्सपोर्टर है। ठीक है। आपको अगर सीक्वल कोई एप्लीकेशन आपकी है, फॉर एग्जांपल आपका माई सीक्वल का कोई एप्लीकेशन चल रहा है, तो आपके पास अपना माई सीक्वल का एक्सपोर्टर होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपके पास, आपको ये देखना है एप्लीकेशन के ऊपर एज अ यूजर, आपके एप्लीकेशन के ऊपर एज अ यूजर आपको कैसा एप्लीकेशन का वेब पेज ओपन होने को मिल रहा है, कौन सा एरर आ रहा है, एवरीथिंग। उसके लिए हमारे पास एक डिफरेंट एक्सपोर्टर होता है विच इज अ ब्लैक बॉक्स एक्सपोर्टर। सो वी हैव मेनी नंबर ऑफ एक्सपोर्टर्स इन एक्सपो like Prometheus. तो we have n number of exporters available. So उनमें से मैंने अभी एग्जांपल किसका लिया है? नोड एक्सपोर्टर का। नोड एक्सपोर्टर यूज किया जाता है फॉर लिनक्स। तो अगर आपको कोई भी लिनक्स मशीन के मैट्रिक्स को निकालना है तो आप नोड एक्सपोर्टर को यूज करोगे। ठीक है। आपने नोड एक्सपोर्टर यूज किया, नोड एक्सपोर्टर के थ्रू आपके पास मैट्रिक्स निकल जाएंगे और ये बाय डिफॉल्ट एक पोर्ट नंबर पे चलता है जिसका नंबर होता है 9100। तो अगर कभी आप नोड एक्सपोर्टर को चेक करते हो और आपके पास देखोगे, आप बहुत सारे मैट्रिक्स निकल के आ जाएंगे एंड दैट मैट्रिक्स रिलीज करते हैं एचटीटीपी एंड पॉइंट। ठीक है। दैट्स व्हाई वी नीड एक्सपोर्टर फॉर हार्डवेयर लेवल। सो हार्डवेयर लेवल की मॉनिटरिंग जब भी करोगे, यू नीड एन एक्सपोर्टर और एक्सपोर्टर शुड बी रिलेटेड टू योर ओएस। जो भी ओएस होगा उसी वे का आप एक्सपोर्टर यूज करोगे। ठीक है। तो एक्सपोर्टर समझ आया। अब देखो आगे क्या होता है। इतना याद रखना हमेशा, ये एंड जो मैट्रिक्स लेगा वो एचटीटीपी एंड पॉइंट रिलीज करेंगे, उनका अपना एक यूआरएल होगा, पोर्ट नंबर होगा, एवरीथिंग। ठीक है। अब बात करते हैं, एक्सपोर्टर समझ आ गया, मतलब मान लो मेरी सॉफ्टवेयर लेवल पे भी मॉनिटरिंग हो गई, हार्डवेयर लेवल पे भी मॉनिटरिंग हो गई, कंप्लीट। मॉनिटरिंग का पार्ट हमारा यहाँ पे होता है कंप्लीट। ठीक है। नाउ जैसे मैंने आपको बताया, जब आपकी मॉनिटरिंग हो जाती है, आपके मैट्रिक्स निकल जाता है, उन्हीं मैट्रिक्स को सेव कहाँ किया जाता है? आपके डेटा रिट्राइवल वर्कर के ऊपर। तो डेटा रिट्राइवल वर्कर ने उन मैट्रिक्स को लिया और आगे कहाँ शेयर करता है? टाइम सीरीज डेटाबेस पे। जैसे मैंने आपको बताया था, जो टाइम सीरीज डेटाबेस है, उन मैट्रिक्स को जब ये सेव करता है तो कुछ फ्यू थिंग्स को, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को अपने पास रखता है। टाइम स्टैम्प्स, वैल्यू, लेबल्स, जॉब्स, टारगेट्स, एवरीथिंग, है ना? इस तरीके से टाइम सीरीज डेटाबेस अपने पास उन पर्टिकुलर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सेव करके रखता है। ऐसा इसीलिए होता है, क्यों? क्योंकि हमारे प्रोमेथियस के ऊपर हमें ना एक क्वेरी लैंग्वेज मिलती है। क्या मिलती है? एक क्वेरी लैंग्वेज। ऐसा देखो क्यों होता है। अब आपके पास ये एपीआई सर्वर है। ठीक है। अब इस एपीआई सर्वर पर, विच मीन्स ये जो डैशबोर्ड आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ये जो डैशबोर्ड आपको मिलेगा, इस डैशबोर्ड के ऊपर ही आप मैट्रिक को जब सर्च करोगे तो उसके बाद ही तो आपके पास वो मैट्रिक आएंगे ना, वो आउटपुट आएगा ना कि भाई इतना इतना यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक क्वेरी मारी, आपने एक क्वेरी करी HTTP _request _total। इसका मतलब क्या होता है? आपने कहा कि भाई आपको ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ HTTP रिक्वेस्ट आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कितनी आ रही है। तो ये आपने क्वेरी मारी है, आपने क्वेरी करी है, क्वेश्चन है आपका। अब इसका मैट्रिक्स आपको कहाँ से मिलेगा? आपके पास एक ऐसी ही कंपोनेंट होता है जिसका नेम होता है PromQL। क्या होता है? PromQL। क्या होता है जिसका नेम? PromQL। फ्रॉम क्यूएल। इसको पता है क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है प्रोमेथियस क्वेरी लैंग्वेज, जिसके थ्रू आप क्वेरीज करते हो और आपको आउटपुट मिलता है। तो ये फ्रॉम क्यूएल जाता है टाइम सीरीज डेटाबेस के पास और जैसा मैट्रिक आप क्वेरी करते हो, उन मैट्रिक्स की इंफॉर्मेशन लेकर आता है और वो कहाँ पर डिस्प्ले होती है? वो डिस्प्ले होती है आपके डैशबोर्ड पर।
देन आपको मिलेगा टोटल नंबर ऑफ एचटीटीपी रिक्वेस्ट कितनी है, कौन सी जॉब चल रही है, लेबल्स, मैट्रिक्स, वैल्यू, सब कुछ आपको प्रोवाइड होगा। तो वो टोटल पूरा मैट्रिक आता है। सो प्रॉम्प्कियल क्या होता है, एक ऐसी क्वेरी लैंग्वेज होती है जिसका काम होता है टाइम सीरीज डेटाबेस से उस क्वेरी के मैट्रिक को लेकर आना और डैशबोर्ड पर अपीयर करना। ठीक है। सो प्रॉम्प्कियल इज काइंड ऑफ अ प्रोमेथियस क्वेरी लैंग्वेज, जिसको आने वाले टाइम में जब हम लोग ये पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करेंगे तो बहुत डिटेल में कवर करेंगे। अभी तो मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ पूरे आर्किटेक्चर का, ताकि आपको एक आर्किटेक्चर की अंडरस्टैंडिंग मिल सके। ठीक है। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो वी नो दैट कि प्रोमक्यूएल एक प्रोमेथियस क्वेरी लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग क्वेरी करते हैं, और वो क्वेरी ये कहाँ से लेकर आती है उस क्वेरी का मैट्रिक, ये उस क्वेरी का मैट्रिक लेकर आती है टाइम सीरीज डेटाबेस से। क्यों? क्योंकि इसी डेटाबेस पे वो पर्टिकुलर मैट्रिक सेव होता है। जब ये उस मैट्रिक को लेकर आती है तो एपीआई सर्वर के ऊपर उस मैट्रिक को आपके सामने अपीयर कर देती है। दिस इज द मेन रोल ऑफ योर प्रोमेथियस। अब देखो क्या होता है, प्रोमेथियस का ये तो मेन रोल है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना हमारे प्रोमेथियस के साथ एक और डैशबोर्ड, एक और टूल को यूज करते हैं जिसका नेम आपने सुना ही होगा, ग्रफाना। है ना, हम लोग सुनते भी हैं ग्रफाना। अब ये ग्रफाना को देखो यूज क्यों किया जाता है। ग्रफाना को यूज करने का सबसे मेन रीजन ये होता है, क्यों? क्योंकि जो प्रोमेथियस का जो एपीआई सर्वर होता है, जो डैशबोर्ड होता है, जब आप उसके ऊपर क्वेरी करते हो और जो आपके सामने मैट्रिक आते हैं ना, वो मैट्रिक थोड़े से समझने में ना कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। उनको नॉर्मली समझना थोड़ा सा इजी नहीं है, उसके ग्राफ को समझना थोड़ा इजी नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी हैव ग्रफाना विच इज एन विजुअलाइजेशन टूल, जिसका काम क्या होता है, जो कि विजुअलाइज करके देता है सब कुछ आपको, ईच एंड एवरीथिंग विजुअलाइज करके देगा। ठीक है। आपको हर एक चीज विजुअलाइज करके मिलती है कि भाई आपको क्या मिल रहा है, ग्राफाना है जिस जो एज अ विजुअलाइजेशन टूल है, जहां पे आपको एक ग्राफ मिल रहा है और उस ग्राफ के ऊपर आपको आपके मैट्रिक्स दिखते हैं जिसको समझना बहुत ईजी होता है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, पैनल बनाने पड़ते हैं और उस पैनल में आपको डेटा रिसोर्सेज डालने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपको प्रोमेथियस का चाहिए, आपने कहा आपको प्रोमेथियस से रिलेटेड मैट्रिक्स चाहिए। सो प्रोमेथियस को डिफाइन करोगे, उसका आईपी एड्रेस वगैरह सब कुछ करोगे, मतलब एक तरीके से इन दोनों का एक सिंक्रोनाइजेशन करोगे। जब सिंक इनका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप जैसी क्वेरी ग्राफाना पे करोगे वैसा ये ग्राफ आपको प्रोवाइड करेगा, विच इज इजी टू अंडरस्टैंड और बहुत अच्छे से समझ आ जाता है एज कंपेयर टू प्रोमेथियस। सो दैट्स व्हाई वी नीड ग्राफाना। सो ग्राफाना का यूज ही इतना है, जस्ट आपकी मैट्रिक्स को थोड़ा इजी वे में अंडरस्टैंड कर पाना। ठीक है। सो हम लोग ग्राफाना यूज करते हैं। देन ग्राफाना हमें पता चली, ये हमारा मेन आर्किटेक्चर होता है प्रोमेथियस का। अब इसी आर्किटेक्चर में ना कुछ फ्यू कंपोनेंट्स और यूज हो जाते हैं। वो कंपोनेंट्स क्या होता है, हमारे पास ना एक अलर्ट मैनेजर होता है। क्या होता है? अलर्ट मैनेजर। अब देखो इस अलर्ट मैनेजर का रोल क्या होता है, आपको मैं बता देती हूँ। देखो इस अलर्ट मैनेजर का रोल होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं अलर्ट मैनेजर। जैसे कि नेम भी सजेक्ट कर रहा है, अलर्ट कर रहा है बेसिकली ये। ठीक है, किसी चीज से रिलेटेड, विच मीन्स जब भी आपको लगता है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर सीपीयू से ज्यादा जा रहा है, मेमोरी उससे ज्यादा जा रहा है, एप्लीकेशन के ऊपर कोई सर्विस फेल हो रही है, एप्लीकेशन का जो सर्वर है वो क्रैश हो सकता है, एवरीथिंग, तो उस केस में आपका अलर्ट मैनेजर आपके पास आता है। अलर्ट मैनेजर आपके प्रोमेथियस को अलर्ट प्रोवाइड करता है। और अलर्ट ये किस तरीके से आपके देता है, बेसिकली प्रोमेथियस को नहीं प्रोवाइड करता, ये क्या करता है, आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड अलर्ट लेता है और उन अलर्ट को आपके इंजीनियर्स को प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट वे में, या तो ईमेल के थ्रू, या फिर कोई स्लैक चैनल के थ्रू। ठीक है, या फिर वेबहुक के थ्रू, या पेजर ड्यूटी आपका एक स्लैक चैनल होता है इसी तरीके से। मतलब आपके ये कुछ वेबहुक हो गया, आपका पेजर ड्यूटी हो गया, स्लैक हो गया, ये कुछ ऐसे आपके प्लेटफॉर्म्स है जिनके थ्रू आप अपने इंजीनियर्स को नोटिफाई कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन से रिलेटेड। एक तरीके से आपको पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म सा मिल जाता है। ठीक है, जहाँ पे आप इस तरीके से बता सकते हो अपने इंजीनियर्स को, कॉल भी कर सकते हो, मैसेजेस भी कर सकते हो, नोटिफिकेशन भी भेज सकते हो, एनीथिंग। और जैसे आप मेल के ऊपर भी एक ईमेल लिख सकते हो। सो अलर्ट मैनेजर आपकी एप्लीकेशन की क्या करता है, हैंडल करता है एप्लीकेशन को। और वो हैंडलिंग ऐसे नहीं होती, आपको एप्लीकेशन को हैंडल कराने से पहले आपको एक रूल फाइल बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? रूल फाइल। उस रूल्स में आप डिफाइन कर दो अलर्ट रूल में, सीपीयू यूसेज फॉर एग्जांपल अगर अबव 80% जाता है तो मुझे नोटिफाई करना। ठीक है, मेमोरी यूसेज अगर मान लो हमारा फॉर एग्जांपल
80 GB तक जाता है, उससे एक्स्ट्रा जाता है तो मुझे बताना। इस तरीके से हम लोगों ने बोला, इस तरीके से आप रूल फाइल बनाते हो, अपने रूल्स को वहां डिफाइन करते हो, तभी उसी रूल्स के अकॉर्डिंग आपका अलर्ट मैनेजर वर्क करता है। उन्हीं रूल्स को वो चेक करता है, कैसे रूल्स डिफाइन है, उस रूल्स के ऊपर वो काम करता है, एंड देन जाके हमारे इंजीनियर्स को किसी भी चैनल के थ्रू नोटिफाई करता है। अब देखो क्या होता है, ये रूल्स फाइल आपको डिफाइन कहाँ करनी पड़ती है, आप अपने ही सिस्टम पे करोगे जहां पे आपका प्रोमेथियस चल रहा होता है। प्रोमेथियस की ना अपनी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जिसका नेम होता है prometheus.yaml। इस फाइल में आपको सब कुछ डिफाइन करना पड़ता है। इसी फाइल में कुछ फ्यू हमारे ना पैरामीटर्स होते हैं, लाइक स्क्रैप इंटरवल। स्क्रैप का इंटरवल क्या रहेगा, कितने टाइम पीरियड में स्क्रैप किया जाएगा, स्क्रैप का ड्यूरेशन क्या रहेगा, स्क्रैप का टाइम आउट क्या रहेगा, जॉब कौन सी चलेगी, टारगेट क्या होगा, ठीक है। पोर्ट नंबर और उस पर्टिकुलर टारगेट का आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर आपको मेंशन करेगा, किसको आपको चेक करना है, किसकी मॉनिटरिंग आपको करनी है, आपको उसमें वहां मैनुअल लिखना पड़ता है। वो वन टाइम मैनुअल टास्क होता है, उसके बाद नहीं करना होता। तो आप जितना भी यहाँ पे करोगे, फॉर एग्जाम्पल xyz.com की आपको मॉनिटरिंग करनी है, तो आप इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डिफाइन करोगे, और इसी फाइल में आप ये डिफाइन करोगे रूल्स फाइल का भी लोकेशन, जिससे आपको ये पता चलेगा जब प्रोमेथियस वर्क करेगा तो उसको अलर्ट जो लेना है वो इस पर्टिकुलर रूल फाइल को देखते हुए लेने। रादर आप सिंपली भी डिफाइन कर सकते हो prometheus.yaml में, बट बेस्ट होता है आप एक रूल फाइल जनरेट कर लो, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्रोमेथियस एक सर्विस डिस्कवरी भी आपको प्रोवाइड करता है। बेसिकली कुछ भी नहीं होती वो एक तरीके से एक ऐसा होता है सर्विस डिस्कवरी जिसमें वो ऑटोमेशन डायनेमिक आपके चीजों को ऑब्जर्व कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है, एंड उनके ऊपर मॉनिटरिंग शुरू कर देता है। विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ क्लस्टर, उस क्लस्टर के ऊपर हमने जैसे एक एग्जाम्पल किया था, हमारा एक पोर्ट चल रहा है, उस पोर्ट की हम लोगों ने इमेज को अपडेट किया, हम लोगों ने रोल आउट या रोल बैक का सिचुएशन यूज करी, तो ऐसे केस में उस पर्टिकुलर पोर्ट की मॉनिटरिंग करनी है, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि अच्छा हमारे इस पर्टिकुलर पोर्ट के अंदर ये चेंज है, इसकी मॉनिटरिंग करनी है। अब मान लो आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल पहले आपके 10 पोर्ट चल रहे थे, अब कुछ टाइम बाद 20 पोर्ट चल गए, तो सर्विस डिस्कवरी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि टोटल नंबर ऑफ 20 पोर्ट चल रहे हैं अब इस पर्टिकुलर क्लस्टर पे, उन 20 पोर्ट की मॉनिटरिंग करनी है। अगर मान लो डिक्रीज हो गया, 10 वापस आ गए, तो फिर अब वो 10 की मॉनिटरिंग करेगा। तो ये सब कुछ अपना ऑटोमेटिकली वो देखता रहता है। तो ये डायनेमिक मॉनिटरिंग वो ऑटोमेटिकली करता है, जिसमें वो देख लेता है कि भाई कितने अभी क्या कैसी चीजें चल रही है, मतलब कितने अभी पोर्ट्स चल रहे हैं, कितने नहीं चल रहे, उस वे में वो काम करता है और उसी वे में मॉनिटरिंग करता है। तो यही हमारा मेन आर्किटेक्चर होता है प्रोमेथियस का, जिस वे में हमारा प्रोमेथियस वर्क करता है। जस्ट मेन इतना ही होता है, सॉफ्टवेयर लेवल पे आप क्लाइंट लाइब्रेरी यूज कर रहे हो, हार्डवेयर लेवल पे आप एक्सपोर्टर यूज कर रहे हो, ठीक है। एंड क्वेरी के लिए आपके पास PromQL है। देन अलर्ट्स के लिए आपके पास अलर्ट मैनेजर होते हैं, उस अलर्ट मैनेजर के लिए आपके पास काफी चैनल्स हैं जिससे आप नोटिफाई कर सकते हो इंजीनियर्स को। और उसी मेट्रिक को, जो डेटा हमारे पास आता है डैशबोर्ड पर जब हम लोग कोई क्वेरी करते हैं, जो मेट्रिक आता है, उस मेट्रिक को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए वी हैव ग्राफाना। सो दिस इज आर प्रोमेथियस आर्किटेक्चर, जो कि आने वाली क्लासेस में हम लोग एक एक चीज पे थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंडिंग लेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे विथ प्रैक्टिकल, ईच एंड एवरीथिंग को समझेंगे, ठीक है। सो आज की क्लास हम लोग यहीं पे बाइंड अप करते हैं, एंड विल मीट सून विद न्यू क्लास ऑन द सेम टॉप, लाइक सेम कोर्स प्रोमेथियस, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।